Hello, hello, dear students. Our next topic is narration. Narration. Narration का मतलब होता है कथन. क्या होता है? कथन. और इस नरेशन को ही क्या दूसरा नाम क्या है? स्पीच. क्या है? स्पीच. तो स्टूडेंट्स, जो हमारा नरेशन नामक जो टॉपिक है, इस टॉपिक को दूसरा नाम है स्पीच. और स्पीच कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की. नंबर 1 डायरेक्ट स्पीच और नंबर 2 इनडायरेक्ट स्पीच. तो ये ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. क्यों? क्योंकि लगभग सभी क्लासों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो इसको हमारे लिए समझना बड़ा महत्वपूर्ण है. और ये हमारी ऑनलाइन क्लास है, इसलिए आपको इसको अच्छी तरीके से समझना है. मेन जो हमें हमारा ध्यान देना है वो समझने पर ध्यान देना है, न कि इसके नोट्स लिखने पर. क्यों? क्योंकि यदि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो आपको नोट्स लिखने की भी आवश्यकता नहीं है. इसीलिए जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा, जो स्ट्रक्चर जिस प्रकार मैं आपको बताऊंगा, उन पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है और इसको समझने का प्रयास करना है. देखो, तो सबसे पहले नरेशन यानी स्पीच. तो स्पीच कितने प्रकार की? दो प्रकार की, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच. तो इसी टॉपिक का दूसरा नाम क्या है? डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे हम अपनी भाषा में डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं. अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या अंतर है, इसको कैसे बताया जाता है, इसको पता कैसे लगता है, वो देखो कि डायरेक्ट स्पीच होता क्या है. तो डायरेक्ट स्पीच का मतलब ये होता है कि कोई भी जो कथन होता है, स्टेटमेंट होता है, उसको कोई लिस्नर, कोई सुनने वाला, कोई ऑडियंस जिसने भी वो स्टेटमेंट सुना है, तो उस कथन को कोई सुनने वाला क्या करे? स्पीकर. मतलब वह सुनने वाला उस स्पीकर के जो शब्द होते हैं उनको जो का त्यों बोल दे. जैसा बोलने वाले ने कहा है ना, वैसा का वैसा ही उसके शब्दों को वो बता देता है. तो वह कौन सा होता है? डायरेक्ट स्पीच, जिसे अपन अपनी भाषा में कहते हैं सीधी बात, किसी से सीधा का सीधा ही कहना. तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई कि जब कोई स्टेटमेंट सुनने वाला उस बोलने वाले की बात को कैसा कर दे? जो का त्यों कर दे, वो क्या होगा? डायरेक्ट स्पीच. और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच, उसमें कोई भी जो लिस्नर होता है, ऑडियंस होता है, सुनने वाला होता है, वो वक्ता की बात को, किसकी बात को? वक्ता की बात को, कहने वाले की स्टेटमेंट को अपने शब्दों में कहता है या फिर अपने विचार उसमें जोड़कर कहता है. वह कौन सा होता है? इनडायरेक्ट स्पीच. जैसे हमें किसी से कोई बात कहनी है तो हम क्या कर देते हैं? सीधा उसको सामने बुलाकर कह देते हैं. जैसे राम सेड आई एम बिजी. राम ने कहा कि मैं व्यस्त हूं. तो ये राम ने क्या कहा? अपनी बात. तो राम की बात को जैसा का जैसा ही बता दिया. और इनडायरेक्ट, राम सेड दैट ही वाज बिजी. राम ने कहा कि वह का मतलब क्या हो गया? कोई दूसरा. इनडायरेक्टली रूप से हमने कहा तो क्या हो गया? ही वाज बिजी. तो वह क्या? व्यस्त है. जैसे हमारे घर में भी होता है कि हमें किसी से कोई वस्तु मंगानी हो, एक तो अपन डायरेक्ट कह दें कि भाई आपको क्या करना है, ये सब्जी लेके आनी. किसी से कह दिया
कि भाई सब्जी लेके आनी है। तो ये तो क्या हो गया, आपने डायरेक्ट रूप से कह दिया। और परंतु यदि आपको सब्जी मंगवानी है तो आप किसी दूसरे के माध्यम से उस बात को कहलवाते होगे, जैसे कि अपने पिताजी से कह देना सब्जी लेकर आ जाएंगे, तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। अब समझते हैं डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो कोई भी जो डायरेक्ट स्पीच का जो वाक्य होता है, उस डायरेक्ट स्पीच के वाक्य में इस इन्वर्टेड कोमा के जो बाहर वाला भाग होता है, जैसे इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला भाग क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब। और शॉर्ट में इसे क्या कहा जाता है, आरवी। क्या कहा जाता है, आरवी कहा जाता है। और इसका दूसरा वाला भाग होता है रिपोर्टेड स्पीच। कौन सा होता है, रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच की परिभाषा क्या हो गई, इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला भाग, ये क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच। और इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, आरएस। आरएस का मतलब रिपोर्टेड स्पीच। तो इस प्रकार ये हमारे पास कितने हो गए, डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग हो गए, दो भाग। अब इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, डायरेक्ट स्पीच में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इंपॉर्टेंट नोट, रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग, जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका प्रयोग सेंटेंस में कहीं पर भी किया जा सकता है। कहीं पर भी का मतलब हम इसका प्रयोग प्रारंभ में भी कर सकते हैं, कि जैसे he said I am busy, ये तो कहां पर हो गया, प्रारंभ में हो गया। इसका प्रयोग हम बीच में भी कर सकते हैं, जैसे I am busy, ये और राम said, और फिर उसके बाद I am busy राम said to his father। वैसे अब हमें समझना चाहिए कि जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका प्रयोग हम सेंटेंस में बीच में भी कर सकते हैं, अंत में भी कर सकते हैं, कहीं पर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने अभी मात्र समझा है कि नरेशन क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। आपको समझ में आ गया होगा कि ऑनलाइन क्लासेस में यही एक समस्या है कि हम आपके विचार नहीं जान सकते हैं, इसीलिए आपको अच्छी तरीके से इनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको भी अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करना है। यस, अब देखो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए क्या करना होता है, डायरेक्ट स्पीच की जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला जो भाग है उसको जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आरएस में आने वाला जो सेंटेंस होगा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो आने वाला सेंटेंस होगा, उसी सेंटेंस के अनुसार हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। कि क्यों? क्योंकि आरएस में 5 प्रकार के, कितने प्रकार के, 5 प्रकार के सेंटेंस का प्रयोग होता है। जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर सेंटेंस होते हैं, वो कितने प्रकार के सेंटेंस आते हैं,
5 प्रकार के सेंटेंस आते हैं और उन्हीं पांचों प्रकार के सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में अलग अलग प्रकार से बदला जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई कि सबसे पहले हमें डायरेक्ट स्पीच में क्या समझना है, क्या देखना है कि हमारे इन्वर्टेड कोमा के अंदर कौन से सेंटेंस का प्रयोग हुआ है। तो ये 5 प्रकार के सेंटेंस कौन कौन से होते हैं? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब साधारण वाक्य। इन असर्टिव सेंटेंस में आते हैं एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत कौन कौन से? HV से स्टार्ट और दूसरे WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले नेगेटिव सेंटेंस। अगले होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, जो क्या होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। अगले होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा प्रार्थना वाले वाक्य, और अंत में होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इन पांचों प्रकार के सेंटेंस का प्रयोग जब कहां पर होता है? रिपोर्टेड स्पीच में होता है। तो उनको हम अलग अलग प्रकार से चेंज करते हैं। अब हम सबसे पहले तो जो जनरल रूल्स होते हैं उनको पढ़ेंगे। जनरल रूल्स का मतलब जो सभी प्रकार के सेंटेंस में लागू होते हैं, भले वह असर्टिव सेंटेंस हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, इंपेरेटिव सेंटेंस हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो। जो सभी प्रकार के सेंटेंसेज में जो रूल लागू होंगे, जो नियम लागू होंगे, वो कौन से होंगे? जनरल रूल होंगे। सबसे पहला चेंजेज ऑफ ए पर्सन्स। पर्सन्स का मतलब क्या होते हैं? प्रोनाउन। क्या होते हैं? प्रोनाउंस। तो पहला हो गया प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन, चेंजेज ऑफ टेंसेज। दूसरा हो गया टेंस संबंधित परिवर्तन और तीसरा चेंजेज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। इसका मतलब जो डायरेक्ट स्पीच में जो बचा हुआ भाग है, एडवर्बियल जो पार्ट है, उसमें हम कैसे चेंज करते हैं, वो क्या हो गए? जनरल रूल हो गए। उनको हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि किस प्रकार जनरल नियमों को हम पढ़ेंगे, जिस प्रकार हम कैसे हम इन जनरल रूल का फॉलो करते हैं, इनको समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जनरल रूल जो समझ में आएंगे उसी के आधार पर हम पांचों प्रकार के सेंटेंस को किसमें? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास? जनरल रूल्स। तो आइए देखते हैं जनरल रूल्स। और सबसे पहले हम बात करते हैं चेंजेस ऑफ पर्सन्स। यस, तो सबसे पहले बात करते हैं चेंजेज ऑफ पर्सन्स या प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन को चेंज करने के लिए या पर्सन्स को चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले चीज की जो आवश्यकता है वो किसकी आवश्यकता पड़ेगी? कि हमें प्रोनाउंस को जानना पड़ेगा, प्रोनाउंस के बारे में जानकारी लेना पड़ेगा। तो इंग्लिश में प्रोनाउन मतलब सर्वनाम कितने होते हैं? 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब जो फर्स्ट पर्सन होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला होता है आई और दूसरा होता है वी। तो अब आई सब्जेक्ट और इस आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। और इसका पॉसेसिव होता है माई और रिफ्लेक्सिव होता है माई सेल्फ। फर्स्ट पर्सन में दूसरा सब्जेक्ट होता है वी, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस। पॉसेसिव क्या होता है? अवर और रिफ्लेक्सिव होता है अवर सेल्फ। सेकंड पर्सन यू, ऑब्जेक्ट भी यू, पॉसेसिव योर और योर सेल्फ। और थर्ड पर्सन में 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है ही, जिसका ऑब्जेक्ट होता है ही,
ऑब्जेक्ट होता है सॉरी हिम, और इसका पजेसिव होता है हिज, और हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट इट्स इटसेल्फ, देयर देम देयर देम सेल्फ। अब हम इस चार्ट को पढ़ेंगे, समझेंगे और अच्छी तरीके से हमें याद करना है, क्योंकि इसी के आधार पर हम किसमें परिवर्तन करेंगे, प्रोनाउन में परिवर्तन करेंगे। तो इन प्रोनाउन संबंधित जो नियम होते हैं उनको समझते हैं। वो कितने होते हैं, 3 नियम होते हैं। प्रोनाउन से संबंधित कितने नियम होते हैं, 3 होते हैं। और 3 नियम कौन कौन से होते हैं, देखो पहला होता है रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले फर्स्ट पर्सन के को, तो हमारे पास कोई डायरेक्ट स्पीच है, तो डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है उस सेंटेंस की रिपोर्टेड स्पीच में जो इन्वर्टेड कोमा के अंतर्गत जो भाग है उसमें यदि कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग होता है, मतलब फर्स्ट पर्सन का मतलब आई और वी के जो जितने भी प्रोनाउन है उनमें से किसी का भी प्रयोग होता है, तो उन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाएगा। कैसे, सेंटेंस देखो यहाँ पर, सेंटेंस हम आगे देखेंगे, अभी मात्र एक सेंटेंस आपको समझने के लिए। He said I am ready, तो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच कौन सी, इन्वर्टेड कोमा के अंतर्गत वाली, और इसमें कहीं पे भी जो फर्स्ट पर्सन आया है ये कौन सा आई, फर्स्ट पर्सन, तो इस फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, तो इसके अनुसार हमें क्या करना है, चेंज करना है। जैसे he said that, अब हमने यहाँ पर आई के स्थान पर क्या कर दिया, he, क्यों हुआ, क्योंकि आई को चेंज किया हमने किसके अनुसार, ही के अनुसार। इस आई को चेंज किसके अनुसार किया, ही के अनुसार, तो क्या आ गया हमारे पास, he was ready। तो ये अलग सिस्टम है, परंतु अभी हमें मात्र क्या चेंज करना है, प्रोनाउन को ही चेंज करना है। नंबर 2 नियम क्या कहता है, रिपोर्टिंग स्पीच में आने वाले सेकंड पर्सन को, अब यहाँ पर तो फर्स्ट पर्सन था, मान लो कि पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी सेकंड पर्सन आ जाए, तो उस सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउन होंगे उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। किसके अनुसार चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। इसके भी एग्जांपल अभी हम देखेंगे। रूल नंबर 3 क्या कहता है, और रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब थर्ड पर्सन को हम जो का त्यों ही लिख देते हैं। तो ये है हमारे पास कितने नियम हो गए, 3 नियम। किससे संबंधित, प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन से संबंधित, जो प्रोनाउन पे हम चेंज करेंगे उनसे संबंधित, ठीक है। यस, जल्दी से हम एग्जांपल देख लेते हैं। रमा सेड टू मी आई लव माय इंडिया। अब इस सेंटेंस में हम देखते हैं तो हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में आई और माय दो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। तो इन फर्स्ट पर्सन के जितने भी प्रोनाउन आएंगे इधर वाले सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में, उन सारे शब्दों को, उन कितने भी प्रोनाउन है सेंटेंस में 1 2 3 4 सबको किसके अनुसार बदलेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। तो चेंज करते हैं, रमा टोल्ड मी दैट। अब हमें ध्यान देना है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को, तो आई आया है, आई किसके स्थान पर आया है, सब्जेक्ट के स्थान पर। तो अब हम इसे रमा का प्रोनाउन क्या होगा, सी, और सी वाली लाइन में जाएंगे और उसमें क्या देखेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे, तो क्या होगा, सी लव्ड। अब दूसरा है माई, तो माई का कौन सा नंबर है, आई मी माई, तीसरे नंबर पर माई का प्रयोग हुआ है।
तो अब हम रमा वाली लाइन में जाएंगे, सी वाली लाइन में जाएंगे। सी वाली लाइन में देखेंगे तो तीसरे नंबर पर क्या आता है? हर। तो इस प्रकार हमने माई को किसमें चेंज कर दिया? हर में, क्योंकि माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन के स्थान पर क्या दे रखा है? रमा। रमा का प्रोनाउन क्या बनेगा? सी, और सी को हम चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? हर। ये नियम नंबर 1। रमेश सेड दैट। अब रमेश भी क्या है? सब्जेक्ट, और माई क्या है? फर्स्ट पर्सन, तो इसके अनुसार चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? हिज फादर बीट। मी ऑब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम डेली। अब बात करते हैं दूसरे वाले की। सीता टोल्ड मी दैट। आई फर्स्ट पर्सन है तो चेंज करेंगे सीता के अनुसार, क्या हो जाएगा? सी वाज। अब हमारे पास आया नियम नंबर 2 का योवर। योवर कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन को हम किसके अनुसार चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो योवर, योवर कौन सा है? कितने स्थान पर आता है? तीसरे स्थान पर। तो मी वाली लाइन में जाएंगे और उसका भी कौन सा लिखेंगे? तीसरे स्थान का हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? माय ब्रदर। इसमें भी हम चेंज करेंगे। ही टोल्ड हिम दैट। अब यहां पर यू आया, कौन सा? सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार इसे चेंज करना है तो हिम का ऑब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट के स्थान पर यू सब्जेक्ट है तो इसको हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। He was late। अगला है राम said that। अब सी कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। कौन सा? थर्ड पर्सन। तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? सी wrote a letter। अभी इन सेंटेंस में हमें मात्र ध्यान किस पर देना है? मात्र प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन पर। समय ज्यादा हो रहा है इसलिए हम इसको यहीं पढ़ेंगे और आगे समझने का प्रयास करेंगे और आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार टेंसेज में परिवर्तन किया जाता है। अब इसमें एक नोट बाकी है, वो अगली वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।